जय हिंद बच्चों। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंच पर। आज का विषय है हमारा पोष की रात, जो एक कहानी है जिसको लिखा है प्रेमचंद जी ने। कहानी की शुरुआत करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहेगी। आइए शुरू करते हैं पोष की रात। हल्कू ने आकर अपनी बीवी से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपये रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिर कर बोली, 3 ही तो रुपये हैं, दे दूं तो कंबल कहाँ से आएगा। माघ पूस की रात खेत में कैसे कटेगी, उससे कह दो फसल पर रुपये देंगे, अभी नहीं है। हल्कू थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पूस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के खेतों में रात को वो किसी तरह सो नहीं सकता। मगर सहना मानेगा नहीं, लुढ़कियाँ देगा, ये सोचता हुआ वो अपना भारी जिस्म लिए हुए जो उसके नाम को गलत साबित कर रहा था अपनी बीवी के पास गया और खुशामद करके बोला, ला दे, गर्दन तो किसी तरह से बचे, कंबल के लिए कोई दूसरी तरकीब सोचेंगे। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें टेढ़ी करती हुई बोली, कर चुके दूसरी तरकीब, जरा सुनो कौन सी तरकीब करोगे, कौन कंबल खैरात में दे देगा, न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते, मर मर कर काम कर रहे हो, पैदावार हो तो उस पर कर्ज अदा करो। चलो छुट्टी हुई, कर्ज अदा करने के लिए तो हम पैदा ही हुए हैं, ऐसी खेती से बाज आएं। मैं रुपये न दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियाँ खाऊं। मुन्नी ने कहा, गाली क्यों देगा, क्या उसका राज है। मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई। हल्कू की बात में जो दिल दहलाने देने वाली सदाकत थी, मालूम होता था कि वो उसकी जानिब टकटकी आंखें देख रही थी। उसने ताक पर से रुपये उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब की खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रहेगी। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वो भी उसमें झोंक दो, उस पर से धौंस। हल्कू ने रुपये लिए और इस तरह बाहर चला। मालूम होता था वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपये कंबल के लिए जमा किए थे, वो आज निकले जा रहे हैं। एक एक कदम के साथ उसका दिमाग अपनी नादारी के बोझ से दबा जा रहा था। उसकी अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते हैं थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़े की चादर ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसका साथी कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से फू फू कर रहा था। 2 में से एक को भी नींद न आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिमटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है। कहा तो था घर में प्याल पर लेट रहा है, तू यहाँ क्या लेने आया था। अब खा सर्दी, मैं क्या करूँ, जानता था मैं हलवा पूरी खाने आ रहा हूँ। दौड़ते हुए आगे चले आए, अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने लेटे हुए दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वो ये समझ गया था कि उसकी कू कू की आवाज़ से उसके मालिक की नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ न आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये प्राण पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ ले आ रही है। उठूं फिर एक चिलम भरूं, किसी तरह रात को कटे। 8 चिलम तो पी चुका, ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे हैं जिनके पास अगर जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल, मजाल है कि जाड़े का गुजर हो जाए। तरकीब की कूद है, मजदूरी हम करे, मजा दूसरे लुटे। हल्कू उठा और गड्ढे में जरा सी आग निकाल कर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए कहा, पिएगा चिलम, जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने उसकी जानिब मोहब्बत भरी निगाहों से देखा। हल्कू ने कहा,
आज वो जाड़ा खा ले, कल से मैं यहाँ प्याल बिछा दूंगा, उसमें घुसकर बैठना, जाड़ा न लगेगा। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्को को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पी कर हल्को फिर लौटा और ये तय कर लिया कि चाहे जो कुछ हो अब की बार सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटा, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के जिस्म से मालूम नहीं को ऐसी बदबू आ रही थी, और उसे अपनी गोद से चिमटाते हुए ऐसा सुख मालूम होता था जो इधर महीनों से उसे नहीं मिला था। जबरा शायद ये ख्याल कर रहा था कि वहशत यही है, और हल्कू की रूह इतनी पाक थी कि उसे कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। वो अपनी गरीबी से परेशान था, जिसकी वजह से वो इस हालत को पहुंच गया था। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे। उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। इसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। उसके मालिक की इस खास रूहानियत ने उसके दिल में एक जदीद ताकत पैदा कर दी कि जो हवा के ठंडे झोंकों को भी नए चीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई मरतबा पुचकार कर बुलाया, पर वो उसके पास न आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। 1 घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी काम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुजमिद हो गया है। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा, तभी कितनी रात बाकी है। वो 7 सितारे जो कुतुब के गिर्द घूमते हैं अब भी अपनी निसफ दौड़ भी ख़त्म नहीं कर चुके। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। अभी 1 घड़ी से ज़्यादा रात बाकी है। हल्कू के खेत से थोड़ी देर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा, चलकर पत्तियां बटोरूं और उनको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देखे तो समझे कि कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ फैला लिया। बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और तो हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जरूर, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापे, टाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कू करते हुए अपने मालिक की राय में मुआफिक जाहिर की और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में मटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। एकाएक एक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरू, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं ज़मीन पर एक हड्डी पड़ी मिली गई थी। वो उसे चूस रहा था। हल्कू ने आग ज़मीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तों का एक ढेर लग गया। हाथ टूटते जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। उसी अलाव में वो सब्जी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लो ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस मुतजल रोशनी में बाग के आलिशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे कि वो इस लाइंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभालते हों। तारीकी के उस अथाह समंदर में ये रोशनी एक नाव के मानिद मालूम होती थी। हल्कू अलाव के सामने बैठा हुआ आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबा ली और दोनों पांव फैला लिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में आए वो कर। सर्दी की इस बेपाया ताकत पर फतह पाकर वो खुशी को छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरा?
अब तो ठंड नहीं लग रही है। जबरा ने कूक कूक करके बोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले ये तरकीब नहीं सूझी, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई, अच्छा जाओ इस अलाव को कूद कर पार करे, देखे कौन निकल जा है, अगर जल गए बच्चा तो मैं रवाना करूँगा। जबरा ने खूब ज़्यादा निगाहों से अलाव की जानिब देखा। मुन्नी से कल ये न चढ़ देना कि रात ठंड लगी और ताप ताप कर रात काटी, वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लिपट लग गई है, पर वो कोई बात न थी। जबरा अलाव के गिर्द घूमकर उसके पास खड़ा हुआ। अलकू ने कहा, चलो चलो इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर जाओ। वो फिर कूदा और अलाव के उस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी, बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। अलकू ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबा लेती थी। दफतन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। अलकू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवर का एक गोल उसके खेत में आया। शायद नीलगाय का झुंड था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाज़ें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चल रही हैं। उसने दिल में कहा, खुद जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। नोच ही डाले, मुझे वहम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज़ लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। जानवरों के चरने की आवाज़ चर चर सुनाई देने लगी। अलकू अब अपने को फरेब न दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। ऐसा गरमाया हुआ मज़े से बैठा हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों को भगाना, उनका तवक्कुफ करना उसे पहाड़ मालूम होता था। अपनी जगह से न हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, लेहो लेहो, ओहो आहा। मगर जबरा फिर भौंक उठा। अगर जानवर भाग जाते तो वो अब तक लौट आया होता। नहीं भागे, अभी तक चल रहे हैं। शायद वो सब भी समझ रहे हैं कि इस सर्दी में कौन भीगा है जो उनके पीछे दौड़ेगा। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, सारा गांव देख देख कर जलता था। उसे ये भागे तबाह किए डालते हैं। अब अलकू से ना रह गया। वो पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला। फिर यकायक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक का सा झोंका लगा। वो फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नीलगाय खेत का सफाया किए डालती थी और अलकू गर्म राख के पास बेहिसाब बैठा हुआ था। अफसुर्दगी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। आखिर वह चादर ओढ़ कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तो देखा चारों तरफ धूम फैल गई है और मुन्नी खड़ी कह रही है, क्या आज सोते ही रहोगे तुम? यहाँ मीठी नींद सो रहे हो और उधर सारा खेत चौपट हो गया है। सारा खेत का सत्यानाश हो गया है। भला कोई ऐसा भी सोता है? तुम्हारे यहाँ मंडियाँ डालने से क्या हुआ? अलकू ने बात बनाई, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर खेत के डांडे पर आए। देखा खेत में एक पौधे का नाम नहीं है और जबरा मंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान नहीं है। दोनों खेत की तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी, पर अलकू खुश था। मुन्नी ने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके मालगुजारी देनी पड़ेगी। अलकू ने मस्ताना अंदाज से कहा, रात को ठंड में यहाँ सोना पड़ेगा। मैं इस खेत का लगान न दूंगी। ये कह देती हूँ, जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं करते। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी न सोता था। आज जाकर सैना से कह दे, खेत जानवर चर गए, हम 1 पैसा न देंगे। रात बड़े गजब की सर्दी थी। मैं क्या करूं? मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो?
तू गाली खिलाने की बात कह रही है। शहना को इस बात से क्या सरोकार। तुम्हारा खेत चाहे जानवर खाए, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाएं, उसे तो अपनी मालगुजारी चाहिए। तो छोड़ दूं खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। अलको ने मायूसाना अंदाज से कहा। जी मन में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं मुन्नी, तो जिससे सच कहता हूँ, मगर मजदूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजदूरी न करूँगा, चाहे कितनी ही जरूरत हो जाए। खेती का मैं ज़्यादा नहीं बिगाड़ूंगा। जबरा जबरा क्या सोता ही रहेगा, चल घर चले। यहाँ पर कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।